Assalamualaikum and welcome back. My name is Anas Hashim and you are watching Conceptual Science. As you all know by the title, we are talking about pneumonia. And what is pneumonia? Pneumonia is the infection of lung. So we will talk about pneumonia first and then we will go to tuberculosis in the next video. First let me discuss about pneumonia and its types. So as the definition suggests, infection of lung parenchyma. Now what is lung parenchyma? पेरेन्काइमल सेल्स आर द टाइप ऑफ सेल्स जो कि किसी भी ऑर्गन में मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो इफ यू सी लंग में मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, ट्रांसपोर्ट होना. तो पेरेन्काइमल सेल्स का मेन काम यही होता है कि वो लंग में मौजूद ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिप्लेस करें या ट्रांसपोर्ट करें या एक्सचेंज करें. ठीक है. अगर हम न्यूमोनिया की पैथोजेनेसिस देखें कि इन्फेक्शन होता किस वजह से है और इन्फेक्शन होने की जो मेन रीज़न है, जो पैथोजेनेसिस है, वो क्या है. सो अगर हम पैथोजेनेसिस देखें तो व्हेन नॉर्मल बॉडी डिफेंसेस आर इम्पेयर्ड ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट और ल्यूकोपीनिया. तीन बातें कही हैं और मेन एक बात कही है. ये कही है कि जब आपकी बॉडी के नॉर्मल कौन से डिफेंस सिस्टम जब इम्पेयर हो जाए, यानी कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है इनेट इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. अगर हमारी बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम अगर इम्पेयर हो जाए यानी कि खराब हो जाएगा तो कोई भी बाहर से आने वाले वायरस या बैक्टीरिया आपके ऊपर हमला करके आराम से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. वही होता है न्यूमोनिया में. बेसिकली ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, कोई भी आपका लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज चल रहा हो, फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज चल रहा है, हार्ट डिजीज चल रहा है, ठीक है, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आप ले रहे हैं. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स में जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एजमा में हम स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं. ठीक है. तो स्टेरॉइड्स की जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव काम होता है, तो कोई इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हो सकता है. इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, जिसके ऊपर एक वीडियो भी है, ल्यूकोपीनिया में नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है ड्यू टू मैनी रीजंस. बहुत सारे रीजंस होते हैं उसमें. तो इन तीन मेन वजूहत की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन के हाथ में आ जाती है. अब इन्फेक्शन होता कैसे है? बाहर से आने वाला कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आके नॉर्मली अटैक करता है आपकी बॉडी पे और इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. नाउ कॉजेज क्या हो सकती हैं? इन्फेक्शन कॉज होने के बाद क्या क्या ऐसी कॉजेज हैं कि जो आपकी बॉडी को या आपके लंग को खराब कर देगी या इन्फेक्शन कॉज कर देगी. ठीक है. बेसिकली न्यूमोनिया किस तरीके से होगा? तो न्यूमोनिया होने की कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं. इनमें से अगर कोई एक या दो भी अगर प्रेजेंट होंगे तो न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नंबर 1 इज लॉस ऑफ कफ रिफ्लेक्स. कफ कब होता है? खांसी कब आती है? जब आपके यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो. जब लास्ट वीडियोस में भी हमने बात करी, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है हमारे ट्रेकिया में तो क्या होता है? हमें खांसी होती है और हम उस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं. लेकिन अगर आपका कफ रिफ्लेक्स ही खराब हो, लॉस ऑफ सेंसेशन हो उसमें ड्यू टू क्या हो सकते हैं? अगर कोई बंदा कोमा में है या किसी बंदे को एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो उसका कफ रिफ्लेक्स क्या होगा? काम नहीं करेगा. और जब कफ रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा तो क्या वो खराब सब्सटेंस को बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? न्यूमोनिया कॉज हो सकता है. Another reason is impaired mucociliary escalator. सेम काम है कफ रिफ्लेक्स में. क्या होता है? म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो है वो म्यूकस के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. वो जो सिलियाज होते हैं ना, वो यूं करके ऊपर की तरफ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको. तो म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर्स जो हैं वो भी इंपेयर होने की वजह से भी न्यूमोनिया हो सकता है. एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है जिसकी वजह से क्या होगा? अगर वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो भी चीज़ एक्यूमुलेट जहाँ पे फ्लूइड होता है तो वहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया और वायरस. म्यूकस प्लगिंग इज सेम थिंग. अगर म्यूकस भी प्लग हो रहा है किसी में, ठीक है, अब आपकी जो वॉल है उसमें म्यूकस की जो वॉल है उसके अंदर अगर म्यूकस प्लगिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है. एंड द लास्ट इज पल्मोनरी कंजेशन. पल्मोनरी कंजेशन में क्या होगा? आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी. डायग्नोसिस में जाने से पहले मैं क्लिनिकल सिम्टम्स की बात कर लेता हूं कि पल्मोनरी इन्फेक्शन या फिर न्यूमोनिया में बेसिकली हमें साइंस क्या नजर आती हैं. सो याद रखें, जब भी कभी भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो फीवर लाजमी साथ साथ आएगा. यहाँ पर भी फीवर विद चिल्स इन्फेक्शन के साथ मौजूद है. नंबर 2 इज प्रोडक्टिव कफ. जैसे कि मैंने बताया कि कफ रिफ्लेक्स अगर तो मौजूद है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से जो म्यूकस बन रहा है, जो स्प्यूटम बन रहा है, वो बाहर निकल आएगा थ्रू प्रोडक्टिव कफ. ठीक है. अब प्रोडक्टिव कफ जो है उसमें ज़ाहिर स्प्यूटम निकल रहा है, तो कौन सा स्प्यूटम हो सकता है? या तो येलो ग्रीन स्प्यूटम होगा या फिर रस्टी ब्लड ही होगा. ठीक है. येलो ग्रीन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? दैट बॉडी में प्रेजेंट है कोई ना कोई बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है? येलो ग्रीन स्प्यूटम बन रहा है. और अगर रस्टी ब्लड ही है तो इसका मतलब क्या है? पल्मोनरी कंजेशन है, यानी कैपिलरीज जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं और अब उसमें ब्लड भी आ रहा है. इन्फेक्शन की वजह से ब्लड भी इन्वॉल्व हो चुका है. प्लूरेटिक चेस्ट पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लूरल वॉल जो है उसके अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और साथ में आपके पास उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड भी हो रहा है.
और कौन से फ्लूइड हो सकता है ये, जो न्यूट्रोफिल्स की वजह से, न्यूट्रोफिल्स जब आते हैं ना, कभी भी कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो न्यूट्रोफिल आते हैं और न्यूट्रोफिल आके क्या करते हैं, फिर डिग्रेनुलेशन टिश्यूज बनते हैं, सही है, और इसके बाद क्या फ्लूइड जमा होने लग जाता है, तो वो प्लूरेटिक चेस्ट पेन, उसकी वजह से प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी होगा। साथ ही साथ डल ब्रेथ साउंड्स या डलनेस ऑन परकशन। अगर आपको याद हो परकशन हम कैसे करते थे, वैसे तो ये करते हैं लेकिन तरीका ये, ठीक है। तो क्या करते हैं हम चेस्ट वॉल पे रख के परकशन करते हैं और उस परकशन पे हमें कौन सी साउंड नजर आएगी, डलनेस होगी, ठीक है। रेजोनेंट कब होती है, जब ऑक्सीजन कह रहा हूं, जब लंग्स में क्या भरा हुआ हो, एयर भरी हुई हो, ठीक है, तो रेजोनेंट साउंड होता है। और डलनेस कब होती है, जब कोई फ्लूइड भरा हुआ हो, और न्यूमोनिया में हमने देखा कि क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है। लास्ट इज टेकिपनिया। टेकिपनिया क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, अब ये पैरेन्काइमल सेल्स पे अटैक कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी। जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी तो बॉडी का नेचुरल काम क्या होगा, ऑक्सीजन को बढ़ाना, वो तेजी से सांस लेने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेकिपनिया होगा। डायग्नोसिस की तरफ अगर हम जाते हैं तो डायग्नोसिस में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें चेस्ट एक्सरे करना जरूरी है। चेस्ट एक्सरे से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि कौन से टाइप का न्यूमोनिया है और क्या करा जा सकता है आगे। सो नंबर 1 चेस्ट एक्सरे हम करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, कंसोलिडेशन। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या मिलती है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें अगर आप लंग को अगर देखें इस तरीके से, आपका ये लंग है फॉर एग्जांपल, तो उसमें हो सकता है इस तरीके से ये पूरा जो आपका लंग होता है वो ब्लैक नजर आएगा आपको। ब्लैक नजर आने की वजह क्या है, क्योंकि एयर है, और बाकी का हिस्सा आपको व्हाइट नजर आएगा या फिर वेग नजर आएगा। और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लूइड भर चुका है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट आप व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट देखेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ होगा, जाहिर है, क्योंकि नेचुरल बॉडी के डिफेंसेस भी आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब स्प्यूटम और ब्लड जो आपका ब्लड का भी आप और स्प्यूटम जो यहाँ पे निकल रहा था, इन दोनों का क्या करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे। कल्चर करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल है और आप उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर सके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स टाइप। अब स्टार्ट करते हैं टाइप से। टाइप्स में नंबर 1 पे टाइप आती है हमारे पास लोबार न्यूमोनिया। लोबार न्यूमोनिया नाम से बता रहा है कि इसमें क्या शामिल होगा, लोब शामिल होगा। सो बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे हमने किया, वहां पर हमें एक लंग शो हुआ और उस लंग में हमने देखा कि पूरी जो एरिया था, ठीक है, यहां तक ये क्या था, ब्लैकिश था, ठीक है। लेकिन एक लोब जो है, नीचे का लोब जो है, लोअर लोब फॉर एग्जांपल या फिर अपर लोब, कोई भी एक लोब जो है वो वेग था, वाइटिश था, जिससे हमें शो हो रहा था कि यहाँ पे क्या हुई हुई है, कंसोलिडेशन हुई हुई है। अब कंसोलिडेशन क्या होती है, लोबार न्यूमोनिया की डेफिनेशन कहती है कंसोलिडेशन ऑफ एन एंटायर लोब। कंसोलिडेशन आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिडिफिकेशन किस तरीके से होती है, कुछ 4 फेजेस होते हैं जिसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं कॉजेज बता देता हूं, लोबार न्यूमोनिया के कॉजेज क्या होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जिसको हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी 95% ऑफ द टाइम प्रेजेंट होता है लोबार न्यूमोनिया में। इट इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन इन कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड इन सेकेंडरी न्यूमोनिया। अब 2 बातें हुई हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड सेकेंडरी न्यूमोनिया। व्हाट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, वो न्यूमोनिया जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में हो, यानी कि आप और मैं फॉर एग्जांपल बाहर गए कि खाना वाना खाया हमने और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है वो हमारी बॉडी में इन्वेड कर गया, और उस टाइम पर हमारी बॉडी अगर हो सकता है वीक हुई तो वो क्या करेगा, हमारे ऊपर इन्वेड करके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया क्या कर देगा, लोबार न्यूमोनिया कॉज कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप की न्यूमोनिया को कहते हैं हम कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। एक और टाइप ऑफ न्यूमोनिया होता है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, या फिर हेल्थ केयर एक्वायर्ड होता है, या फिर एस्पायरेशन एक्वायर्ड होता है, ठीक है, ये अलग अलग है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में बेसिकली क्या होता है कि हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल कोई बंदा एडमिटेड है कोई क्रॉनिक डिजीज की वजह से, लंग की वजह से, हार्ट की वजह से या किडनी की वजह से, और वहाँ पर फॉर एग्जांपल उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी डली हुई है, और हो सकता है कि उसमें मौजूद कोई बैक्टीरिया जो है वो एक्ट कर जाए और फिर वहाँ पे न्यूमोनिया कॉज हो जाए। उस न्यूमोनिया को कहते हैं हेल्थ केयर या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। अनदर इज सेकेंडरी न्यूमोनिया। व्हाट इज सेकेंडरी न्यूमोनिया? सेकेंडरी न्यूमोनिया तब होता है जब आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो और उसके ऊपर कोई सुपर इम्पोज हो जाए बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ न्यूमोनिया को कहते हैं हम सेकेंडरी न्यूमोनिया, और उसमें मोस्ट कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अनदर कॉज ऑफ लोबार न्यूमोनिया इज क्लैप्सिला न्यूमोनी। क्लैप्सिला न्यूमोनी 5% ऑफ द केसेस में मौजूद होता है। मौजूद कहाँ होता है क्लैप्सिला? क्लैप्सिला मौजूद होता है एंटेरिक फ्लोरा में। एंटेरिक यानी कि हमारा जीआईटी सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल सिस्टम में एंटेरिक फ्लोरा में मौजूद होता है क्लैप्सिला। लेकिन अगर इसे एस्पायर कर लिया जाए, यानी कि एंटेरिक फ्लोरा से निकलकर, अगर वो नॉर्मल तो एंटेरिक फ्लोरा में होता है, लेकिन अगर वो लंग के फ्लोरा में आ जाए, यानी कि हमारे ट्रेकिया में या फिर लंग्स में, तो क्या करेगा वो लोबार न्यूमोनिया कॉज कर देगा। और ये कब होता है? ये थ्रू एस्पायरेशन होता है।
यानी कि फॉर एग्जांपल एस्पायरेशन हमने कहाँ नोटिस की है, अल्कोहलिक्स में, ठीक है, उनको वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग में हो सकता है एस्पायर कर जाए कुछ, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, लोबार्ड निमोनिया कॉज हो सकता है। इसके अलावा हम ये और कहाँ देखते हैं, एल्डरली मेल्स में जो कि नर्सिंग होम्स में मौजूद होते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हेल्थ केयर में भी आ सकती है, हेल्थ केयर निमोनिया में। इसके अलावा क्लेप्सिला की मेन जो पहचान है वो कैसे है, उसके थिक म्यूकॉइड जो कैप्सूल होता है वो करंट जेली का सब्सटेंस अपेयरेंस ले लेता है। तो अगर आपको ये याद रखना है तो सी से अगर आप करंट याद रख रहे हैं तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप के से करंट याद रखें, के से अगर आप करंट याद रखें तो के से क्लेप्सिला, के से करंट आपको याद रह जाएगा कि क्लेप्सिला में करंट जेली अपेयरेंस मौजूद होती है। अब बात करते हैं हम फेजेस की। होता क्या है, कंजेशन, सबसे पहले कंजेशन की होती है, कंजेशन की होती है जब सराउंडिंग वेसल्स कैपिलरीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। जब वेसल्स इन्वॉल्व होंगी तो सबसे नंबर वन सबसे चीज क्या होगी, कंजेशन होगी। कंजेशन की वजह से क्या होगा, कंजेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन में क्या आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा। अच्छा, कंजेशन की वजह से रप्चर भी होगा, तो क्या होंगे, आर्टरी जो है वो बर्स्ट होंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिश अपीयरेंस आ जाएगी। ठीक है, रेडिश अपीयरेंस आ गई, साथ में क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे। इसके अलावा वो एक्सुडेट बनाएंगे, एक्सुडेट बनाने के बाद क्या होगा, एल्विलाई जो है, एल्विलाई में चला जाएगा, आपके पास प्रोटीन लीक होगा। प्रोटीन लीक होने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, वो जो स्पंजी सा लंग्स होता है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्विलाई जो है वो भर चुके हैं, एक तो कलर रेड, साथ में वो सॉलिडिफाई हो गया। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या था, कॉन्सोलिडेशन। क्या लंग्स नॉर्मली सॉलिडिफाई होते हैं, नहीं होते। नॉर्मली लंग्स कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं, लेकिन लिवर जो होता है वो हमारा सॉलिडिफाई होता है। तो क्योंकि लिवर जैसी अपीयरेंस दिखाना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन, यानी कि लिवर जैसा दिखने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ग्रे हेपेटाइजेशन। जो रेड सेल्स थे अब वो क्या होंगे, इवेंचुअली डिस्ट्रॉय होंगे, किल होंगे, खत्म होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रेश अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। और उस ग्रेश अपीयरेंस की वजह से अब हम इसे कहेंगे ग्रे हेपेटाइजेशन। सॉलिडिफाई तो अभी भी है। फिर इसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली ये रेजोल्यूट होगा, ठीक होगा, और रेजोल्यूशन का स्टेज आएगा। और रेजोल्यूशन किससे होता है, न्यूमोसाइट टाइप 2 से। ठीक है, टाइप 2 सेल्स जो होते हैं वो रेजोल्यूशन करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लोबार्ड निमोनिया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रोंको निमोनिया की, जो कि हमारी सेकंड टाइप है। ब्रोंको निमोनिया क्या होता है, ब्रोंको निमोनिया देख लेते हैं। स्कैटर्ड पैची कॉन्सोलिडेशन। ठीक है, यानी इसमें जो कॉन्सोलिडेशन जो है वो पूरी एंटायर लोब की नहीं होगी, जब बनिस्बत उसके स्कैटर्ड होगी, फैली हुई होगी, और साथ में पैची होगी। लंग्स देख लेते हैं, ये रहा लंग्स आपके। ठीक है, एक्सरे पे हमने देखे पैचेस, इस तरीके के पैचेस हमें नजर आएंगे। ठीक है, पूरे लंग्स पे। एक और खास बात, ये होते हैं बायफोकल। ठीक है, यानी कि सीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लंग, दोनों लंग्स पे नजर आएंगे आपको। एक और खास बात ये है कि ये एक से ज्यादा ब्रोंक्यूल्स में शामिल होते, लोब्स में शामिल होते हैं। ठीक है, जब ब्रोंको निमोनिया के बारे में हम पढ़ रहे थे तो ब्रोंको निमोनिया सिर्फ एक लोब को कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था, कॉन्सोलिडेट कर रहा था। ये बहुत सारे लोब, एक से ज्यादा लोब्स को क्या करेगा, कॉन्सोलिडेट करेगा, पैची फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में। इसमें एक और खास बात क्या है, सेंटर्ड अराउंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अराउंड नजर आएंगे आपको ज्यादातर। कॉजेज देख लेते हैं, ज्यादा इसकी नॉलेज में इतना कुछ नहीं है, बस यही बातें हैं। इसकी कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज में आपके पास स्टेफ ऑरियस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, सिडोमोनास एरागिनोसा है, मोरक्सेला कैटरालिस है, और लिजेनेला है। वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। स्टेफ ऑरियस सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट कॉमन सेकेंडरी निमोनिया कॉज करता है। नंबर वन मोस्ट कॉमन कौन सा कर रहा था आपके पास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और स्टेफ ऑरियस क्या कर रहा है, सेकंड मोस्ट कॉमन सेकेंडरी निमोनिया। ठीक है, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर आपको याद हो इन्फ्लुएंजा का जो फ्लू है, जो इसका एक लंबे टाइम तक, बहुत सारा अरसे तक उसकी वैक्सीन्स भी चली थी। वैक्सीन्स आने से पहले जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। सो उसमें क्या हो रहा था, उसकी वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से न्यूमोनिया कॉज हो जाता था, सुपर इम्पोज, और जिसकी वजह से डेथ्स होती थी। तो अभी भी इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से सुपर इम्पोज न्यूमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास डेथ कॉज होती है। सो कॉमन, इसके अलावा कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनिया सुपर इम्पोज ऑन सीओपीडी भी है। यानी कि सीओपीडी में हमने पढ़ा था, एज्मा में क्या होता है, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर जो है वो इम्पेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास न्यूमोनिया कॉज हो जाता है। इसके अलावा सिडोमोनास एरागिनोसा, ये शामिल होता है न्यूमोनिया इन सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट। अब आप पूछें सिस्टिक फिब्रोसिस क्या होता है भाई, सिस्टिक फिब्रोसिस होता है एक हेरिडिटी कंडीशन, जिसके अंदर लंग्स के अंदर जमा हो जाता है, म्यूकस प्लग्स होना शुरू हो जाते हैं, और म्यूकस प्लग्स की क्या करते हैं, न्यूमोनिया कॉज करते हैं, हमने पढ़ा है। साथ साथ मोरक्सेला कैटरालिस, इसमें कोई खास बात नहीं थी। इसके अलावा लिजेनेला, लिजेनेला बैक्टीरिया जो है वो एक और जगह पे भी मौजूद होता है, लोबार्ड निमोनिया में भी। लोबार्ड निमोनिया में भी कुछ परसेंटेज में लिजेनेला भी शामिल होता है, क्लेप्सिला के अलावा। यहाँ पर अच्छे खासे नंबर्स में मौजूद होता है। लिजेनेला क्या करता है, बेसिकली लिजेनेला की कुछ खास बातें हैं, ये ट्रांसफर होता है थ्रू वाटर सोर्सेज के।
ठीक है, और वाटर सोर्सेज के थ्रू ट्रांसफर होता है। और एक और बात, ये इंट्रासेल्युलर होता है। इंट्रासेल्युलर होने की वजह से ये सिर्फ सिल्वर स्टेनिंग पे नजर आता है। तो ये 3 खास बातें आपको लेजेंडा के बारे में याद रखनी है। ये याद रखना है कि पैची कंसोलिडेशन होती है, मोर देन 1 लोब्स में शामिल होते हैं, और इसके अलावा ये बायफोकल होते हैं, यानी बाय लोब होते हैं, यानी कि दोनों लोब्स में शामिल होते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास है इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया नाम से जाहिर कर रहा है कैरेक्टरिस्टिकली डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट्स नियर इंटरस्टिशियम ऑफ लंग। नाउ व्हाट इज इंटरस्टिशियम? अगर हम देखें लंग का एक्सरे देखते हैं हम वापस से, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सरे है, ठीक है, और जो इंटरस्टिशियम होता है लंग का, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होते हैं इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है। इस इंटरस्टिशियम के पास जो इन्फिल्ट्रेट्स मौजूद होंगे उस टाइप ऑफ निमोनिया को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसका दूसरा नाम है एटिपिकल निमोनिया, और वो क्यों है यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। शोज एटिपिकल सिम्टम्स, माइल्ड फीवर और लेस स्प्यूटम। एटिपिकल सिम्टम्स का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली आपके पास निमोनिया के सिम्टम्स है वो शो नहीं करता, उससे हट के थोड़े सिम्टम्स शो करता है, उसके मुकाबले में कम सिम्टम्स शो करता है, इसलिए ये एटिपिकल सिम्टम्स की वजह से एटिपिकल निमोनिया भी कहलाता है। इसके अलावा कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बोथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरस्टिशियल निमोनिया जो है वो वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन हमारे पास जो वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पे लिस्ट बना दी है मैंने, और ये जितने भी मोस्ट कॉमन है वो सब सिर्फ इंटरस्टिशियल और एटिपिकल निमोनिया के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 माइकोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्म न्यूमोनी, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है एटिपिकल निमोनिया की। किन में सबसे मोस्ट कॉमन किन में है? ये एडल्ट्स में सबसे मोस्ट कॉमन है। और कौन से एडल्ट्स में? जो कि मिलिट्री रिक्रूट्स होते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो डॉर्मेट्रीज में रह रहे होते हैं, हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लेमीडिया की अगर हम बात करें तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है इन एडल्ट, यंग एडल्ट्स में, ठीक है। क्लेमीडिया भी एक बैक्टीरिया है जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज आ गया आपका एटिपिकल निमोनिया का। थर्ड है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है इन इन्फेंट्स। अब बात करते हैं वायरस की। मोस्ट कॉमन आपके पास जो कॉज है इन्फेंट्स में वो बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस है, ये आपको याद रखना है। वायरस कॉज करता है इन्फेंट्स में एटिपिकल निमोनिया। तो अगर आप लंग का एक्सरे देख रहे हैं, आपको निमोनिया नजर आ रहा है, इन्फिल्ट्रेट्स नजर आ रहे हैं और इंटरस्टिशियम में नजर आ रहे हैं, और आपने देखा कोई इन्फेंट आया, तो सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के ऊपर, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके बाद बात करते हैं साइटोमेगालो वायरस की। साइटोमेगालो वायरस भी कॉमन इन पेशेंट्स, इट इज ऑल्सो अ वायरस, और ये कॉमन किन पे होता है? पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स पे। पोस्ट ट्रांसप्लांट जब भी किसी बंदे का ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसे एक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है ताकि उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के खिलाफ एक्ट ना करें। तो इस दौरान जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो साइटोमेगालो वायरस क्या करता है? हमला कर देता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब एडल्ट्स में जो वायरस नॉर्मली मोस्ट कॉमन होता है वो आता है आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट्स इंटरस्टिशियल निमोनिया, तो आपके पास होगा माइकोप्लाज्मा। मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट्स वायरस कौन सा है? तो आपके पास होगा इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। आंसर समझ आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट है जो कि कॉक्सिला बर्निटी। कॉक्सिला बर्निटी में मोस्ट कॉमन कॉज इन फार्मर्स। मोस्ट कॉमनली ये फार्मर्स में होता है क्योंकि काउ या फिर कैटल्स में आपको सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये ऑर्गेनिज्म। So that's all about interstitial pneumonia and pneumonia. I hope you like the video and please subscribe my channel. Thank you.